नमस्कार। आज की बात के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्म प्रकाश और आज इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे अंतरिक्ष में लहराते हिंदुस्तान के परचम की। देश कल 23 अगस्त को अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने जा रहा है और इस दिन को मनाने का मकसद है अंतरिक्ष विज्ञान की तरफ युवाओं के रुझान को बढ़ाना। पिछले साल आज ही के दिन, कल के दिन 23 अगस्त के दिन चांद की सतह पर पहली बार, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहली बार किसी देश ने अपना परचम लहराया था और उस दिन को यादगार बनाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर 23 अगस्त के दिन को अंतरिक्ष दिवस के तौर पर मनाने का फैसला लिया गया। पहला अंतरिक्ष दिवस कल देश मना रहा है और इसको लेकर तमाम तरह के कार्यक्रमों का आयोजन देश प्रदेश में किया जा रहा है। आज की बात में आज हम उसी शानदार उपलब्धि के बारे में बात करेंगे, चंद्रयान की पूरी कहानी के बारे में बात करेंगे, भारत के अंतरिक्ष की तरफ बढ़ते कदमों के बारे में बात करेंगे और दुनिया के पटल पर हिंदुस्तान कैसे अपनी एक अमिट छाप छोड़ता जा रहा है लगातार दिन ब दिन, उसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ आज इस खास कार्यक्रम में खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर बीके शास्त्री जी। बीके शास्त्री जी हमारे साथ, बीके त्यागी जी हमारे साथ मौजूद हैं और बीके त्यागी जी विज्ञान प्रसार भारत सरकार का जो एक उपक्रम है उसके पूर्व वैज्ञानिक हैं, अधिकारी हैं और इस तरह के तमाम मामलों पर गहरी जो जानकारी है वो रखते हैं और अलग अलग मंचों पर इस जानकारी को साझा भी करते आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और जो प्रदेश में भी कार्यक्रम इसको लेकर, अंतरिक्ष दिवस को लेकर आयोजित किए जा रहे हैं, उसमें भी बतौर एक्सपर्ट बीके त्यागी जी अपने विचार रख रहे हैं, युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं और आज इस कार्यक्रम के जरिए हमारे दर्शकों को इनसे जानने का मौका मिलेगा कि अंतरिक्ष विज्ञान आखिर है क्या और चंद्रयान की उस उपलब्धि से भारत अपने जो कदम है वो भविष्य में अंतरिक्ष विज्ञान की दिशा में कितने कड़ाई से, कितनी महत्वता से उठाने जा रहा है। तो सर, सबसे पहले तो चंद्रयान की इस उपलब्धि के बारे में शुभकामनाएं आपको भी, शुभकामनाएं हमें भी, शुभकामनाएं पूरे देश को भी, क्योंकि इतना बड़ा ये अचीवमेंट था पिछले साल आज ही के दिन जिसको दुनिया ने माना, दुनिया की तमाम स्पेस एजेंसीज ने माना। इसकी महत्वता के बारे में पहले आपसे जानना चाहेंगे, चंद्रयान की पूरी जर्नी के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, कितना इंपॉर्टेंट ये इवेंट था। देखिए, ये अगर चंद्रयान की पूरी हम बात करें तो हमने 3 फेज में इसको जो सफलता थी, हमारी पूरी सफलता तीसरे जो चंद्रयान 3 था उसमें पाई। पहला जो चंद्रयान का हमारा जो प्रोजेक्ट था वो एक टेस्टिंग था कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है, हमारी जो कैपेबिलिटी है, वो उसकी एक टेस्टिंग थी जिसमें हमने एक ऑर्बिटर हमारा गया और ऑर्बिटर से जो लैंडर है वो ड्रॉप हुआ, वो हमने गिरा दिया था, उसका सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुआ था, लेकिन उस गिरते हुए उसने डाटा कलेक्ट किया। वही डाटा से हमें पता लगा कि चांद पे पानी है। तो पहली उपलब्धि उसकी चंद्रयान पहले की ये थी। दूसरा जो हमारा चंद्रयान था जिसमें हमारा जो एक स्टेप आगे बढ़ा था, जिसमें एक हमारी सबसे पहली उपलब्धि थी कि जो हमारा उसको जो लॉन्च किया गया था, पहला भी उसी तरीके से था। हमने एक अलग टेक्निक इस्तेमाल करी थी। क्योंकि अगर हम रशिया की बात करें और अमेरिका की बात करें, इनके पास जो लॉन्चिंग रॉकेट्स हैं वो बड़े पावरफुल हैं। आपने देखा होगा कि चंद्रयान 3 जब इंडिया की धड़कनें रुकी हुई थी और हम जो सॉफ्ट लैंडिंग की जो बात थी वो उस पर पहुंचने वाले थे, इंतजार कर रहे थे, क्योंकि पहली बार हमारा थोड़ा सक्सेस नहीं मिली थी। तो रशिया ने कुछ दिन पहले, हम लोग ऑलमोस्ट, हमें काफ़ी दिन लगे थे चंद्रमा के ऑर्बिट में पहुंचने के लिए, लेकिन रशिया के पास जो टेक्नोलॉजी थी उससे वो 3 दिन में चंद्रमा पे पहुंच सकता था और उसने कोशिश करी थी कि वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जो इंडिया के खाते में जाता वो बना ले। लेकिन जैसे कहा कि अभी तक जो भी पिछले प्रयास हुए थे उस साउथ पोल पे लैंडिंग के, वो सक्सेसफुल नहीं हुए थे। चाइना ने भी ट्राई किया, अमेरिका ने भी ट्राई किया, वो नहीं हो पाए थे और वही हश्र जो है रशिया के साथ भी हुआ। तो हमारा जो इस बारी का जो तीसरा जो चंद्रयान 3 की जो कहानी थी वो यही थी कि उसमें हमारी जो टेक्नोलॉजी थी, लॉन्चिंग टेक्नोलॉजी थी, जो हमने मतलब 5 चक्कर पहले पृथ्वी की कक्षा में लगाए, उसमें गति प्राप्त हुई, उसमें बूस्टर लगा के उसको अगली कक्षा में और फिर एक स्टेज आई 5वें राउंड में, हमने उसको पूरे पृथ्वी के ऑर्बिट से बाहर कर दिया, स्पेस में आ गया, वो खुद चला। फिर जो 5 चक्कर यहाँ लगाए थे वो उल्टा उसका चंद्रमा पे हुआ कि चंद्रमा उसको घुमा घुमा के हम चंद्रमा के
एक कहीं की कक्षा में लाए और फिर उसको अल्टीमेटली उसकी जो चंद्रमा की सबसे जो निचली कक्षा है उसमें ले आए। वहाँ पे फिर अपने जो विक्रम लैंडर था हमारा उसको छोड़ा और विक्रम लैंडर को लैंड सॉफ्ट लैंडिंग जिसको हम कहते हैं कि वो आराम से पृथ्वी पर चंद्रमा की सतह को उसको चुभना था, जो नहीं हो पाया था। वो हमारी जो कहें कि एल्गोरिथम उसका था वो थोड़ा गड़बड़ा गया। हमने उसको जो क्योंकि जो उसको खुद उसकी जो कैपेबिलिटी थी, जो प्रोग्रामिंग करी थी, उसमें कुछ डायमेंशंस की कमी रह गई थी कि वो कितना एरिया सर्च करके कहाँ लैंड करेगा, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। वो बेचारा सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया। लेकिन तीसरी बारी में वो सारा इम्प्रूवमेंट जो है उस गलती से हमने सीखा। हाँ, तो वो 90% ऑलमोस्ट हमारा चंद्रयान 2 का सक्सेस था। सिर्फ एक पॉइंट जो हमने उसको लैंडिंग की, सॉफ्ट लैंडिंग, और उसमें से जो प्रज्ञान जो हमारा रोवर था उसने निकलना था, जिसमें बहुत सारे सेंसर से जो डाटा इकट्ठा करना था, वो एस्पेक्ट हम वो लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहे थे जब चंद्रयान 3 के टाइम पर, और वो लाइव ब्रॉडकास्ट देखते वक्त हमारी धड़कनें बढ़ जाती बिल्कुल, क्योंकि हम उतने ज़्यादा एक्सपर्ट उस चीज़ में नहीं थे। हमें उतनी बारीकियों के बारे में जानकारी नहीं होती। तो उस टाइम बल्कि हम भी ये सोच रहे थे कि जब हम एक आम आदमी होते हुए उसे इतना सीरियस ले रहे हैं, हमें हल्की सी गुंजाइश का भी डर सता रहा है। तो जो वैज्ञानिक सालों साल मेहनत करते हैं, जो साइंटिस्ट उसमें लगे रहते हैं, उनकी धड़कनें कितनी तेजी से बढ़ रही होंगी। आप ये देखिए कि जब आपकी एफर्ट जो है एक लॉजिकल मुकाम पे नहीं पहुंचती है तो आपका दिल टूटता है, और वो भी तब जब आप पिछले वाले अटेम्प्ट में वो झेल चुके हैं। और इसमें आप देखिए कि जब हमारा पिछला अटेम्प्ट फेलियर हुआ था तो सोमनाथ जी रो पड़े थे, जिनको हमारे प्रधानमंत्री ने कैसे दिलासा दिया था। बहुत वायरल गई थी वो तस्वीरें। तो लेकिन इस बारी जो है मतलब जो सिचुएशन थी सेम थी, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात ये है कि 14 और 70 मिनट्स ऑफ टेरर उसको कहा जाता है कि जब जो विक्रम लैंडर है वो उस जो अर्थ का जो लोएस्ट ऑर्बिट है वहाँ से रिलीज होता है और वो नीचे की तरफ आता है और एक स्टेज पे आके उसको रुकना होता है, फिर जगह ढूंढनी होती है कि कहाँ मैं लैंड करूँ, कहाँ मेरे लिए वो रहेगा, फिर उसमें से प्रज्ञान निकल के आता है। तो और ये जो 14 to 17 सेकंड है जिसको हम टेरर मूवमेंट कहते हैं, इसमें क्या है कि वो जो प्रोग्रामिंग है वो ऑलरेडी हो चुकी है, उसमें आप चेंज नहीं, ग्राउंड स्टेशन से कोई कंट्रोल नहीं है कि वो लैंडर देख सकते हैं कि भाई वो सक्सेसफुल होता है या नहीं। लैंडर जो है अब कैसे बिहेव करेगा वो उसके ऊपर है कि आपकी प्रोग्रामिंग, आपका जो कंसेप्शन था वो कितना परफेक्ट है, जो कि पिछली बारी थोड़ा सा गड़बड़ा गया था। तो इस बारी वो बिल्कुल परफेक्ट रहा। आपने देखा होगा कि जब क्योंकि ये डायरेक्ट हमारा उस टाइम पे कम्युनिकेशन, रियल टाइम कम्युनिकेशन नहीं होता है, थोड़ा डिलेड होता है। तो विक्रम ने जब लैंड करने से पहले एक जगह पे गया, फिर उसको वो जगह पसंद नहीं आई, दूसरी जगह गया, वहाँ लैंड किया, फिर जो उसके था प्रज्ञान उसमें निकला और वो आया। तो इस बारी जो हमारी जो टेक्नोलॉजिकल जो एक्सीलेंस है वो उसका रिजल्ट था। परफेक्शन से, पूरा परफेक्शन से उससे हुआ। विक्रम प्रज्ञान ने भी अपना जो 14 दिन का उसका टाइम था पूरा काम किया, बहुत बढ़िया डाटा हमारे को भेजे, सॉइल का प्रोफाइल, टॉप सॉइल में सल्फर, एल्युमिनियम और एल्युमिनियम, सल्फर, इन सब के ट्रेसेस पता चले कि वो कंफर्म किया कि वहाँ पे प्रेजेंस है। तो ये हम देखें कि ये जो एक फुल फ्लैश प्रोग्राम ऑपरेशन था जो एज ऑन डॉटेड लाइन जिसने काम किया और उसको सक्सेस मिली। तो ये क्योंकि इंडिया पहली बार उस जगह पे लैंड किया जहाँ पे पहले कोई सफल नहीं हो पाया था, तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया के नाम में आया, जिसमें हमारी मैन पावर की स्किल, जिसमें बहुत सारे विमेन साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे, विमेन एम्पावरमेंट का एक ये मैसेज था। दूसरा हमारा टेक्निकल कैपेबिलिटी, टेक्नोलॉजिकल एक्सीलेंस, और जो स्पेस रेस जो शुरू हो गई है उसमें हमारी प्रेजेंस। बिल्कुल, मैं इसी पे आने वाला था क्योंकि अब इसरो 1969, अगर हम इंकोस्पार को छोड़ दें, 1969 से जब इसरो ने शुरू किया अपनी ऑपरेशनल एक्टिविटीज, तब तक दुनिया की बहुत सारी एजेंसीज ऐसी थी जो बहुत एडवांस हो चुकी थी। बिल्कुल, मतलब इंडिया तब स्टार्ट कर रहा है जब बाकी कंट्रीज ऑलरेडी आधा ट्रैक पूरा कर चुकी हैं, मून पे पहुंच और उसके बावजूद आज के दौर में हम करीब करीब बराबरी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या फ्यूचर में आपको लगता है, अगर नासा से कंपेयर करें, क्योंकि अभी तो इंडिया वर्ल्ड की सबसे एडवांस्ड स्पेस एजेंसी की अगर बात करें तो वो तो नासा ही है, आने वाले टाइम में
क्या कोई ऐसे चांसेस, क्योंकि इकोनॉमिकल अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार ये कहते हैं कि देश विश्व विजेता, विश्व नेतृत्व करने की कगार पर जा सकता है आने वाले वक्त में। विकसित भारत का सपना लेके चल रही है सरकार। स्पेस एजेंसी और अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में अगर बात करें तो क्या लगता है कि आने वाले वक्त में अंतरिक्ष और ब्रह्मांड की इन गतिविधियों पर, इस विज्ञान में भी भारत का दबदबा हो सकता है? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि आप ये देखिए कि जो चंद्रयान से और जो हमारा क्या बोलेंगे मार्स का जो मिशन था, वो ऑर्बिटर अभी भी हम पहले कंट्री थे जो पहली बार में हमने सफलता पाई। और उस इकोनॉमिक कॉस्ट में उसका एक बड़ा अच्छा एनालॉजी किसी ने दिया था कि इंडिया के जो लोग सुबह जो चाय पीते हैं, वो सारी कॉस्ट मिलाएं तो वो हमारे मार्स मिशन की कॉस्ट से भी मतलब ज़्यादा बैठती है या बराबर बैठती है। मतलब इतनी लोग चाय इससे ज़्यादा पी जाते हैं। हाँ, तो एक जो इंडिया के जो ये ऑपरेशंस हैं, वो अगर उसको कॉस्ट वाइज हम एनालाइज करें तो वो कंपेयर टू नासा का बहुत कम बैठता है। इसीलिए आप देखिए कि अभी जब एक हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था, सैटेलाइट 104 सैटेलाइट एक साथ हमने लॉन्च किए, वो डिफरेंट कंट्रीज के थे और जिनको अलग अलग डेस्टिनेशन पे जाना था। ऐसा नहीं था कि सबको एक ही जगह। तो वो हमारा जो रॉकेट है वो लेके गया उतना पेलोड, उसने उनको उस कक्षा में छोड़ा, फिर हमने उनको उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में स्टैब्लिश किया। एक भी फेलियर नहीं था 104 में। तो ये एक इंडिया की टेक्निकल एक्सीलेंस है। स्पेस लॉन्चिंग व्हीकल 1, सेकंड जो हम सैटेलाइट बनाते हैं, हमारे ऑलमोस्ट कितने सारे सैटेलाइट हैं अभी जो स्पेस में घूम रहे हैं। हमारा रिमोट सेंसिंग का भी है, वेदर का भी है, ये क्या बोलते हैं डिफेंस सर्विलेंस के लिए भी है, और मतलब कोई भी चीज़ कहे, कम्युनिकेशन का तो है ही है। आप देख रहे हैं पूरा रेवोल्यूशन, इंस्टेंट कम्युनिकेशन हो गया है अभी। हम मतलब इतने कम वक्त में अब इसरो ने वो मुकाम हासिल कर लिया है जिसकी शायद इसरो ने खुद भी उम्मीद नहीं की होगी किसी ज़माने में। ऐसा नहीं 1969 में आपको वो तस्वीरें आपने भी सोशल मीडिया पर देखी होगी, जब उस एक 2 पहियों की एक गाड़ी में रॉकेट ले जाते हुए। उन तस्वीरों से जब हम आज चंद्रयान की तस्वीरें देखते हैं तो अपने आप में पूरी एक टाइमलाइन घूमती है दिमाग में कि हम कहाँ थे और कहाँ आ गए। अब चंद्रयान की स्पेसिफिकली अगर बात करें, अंतरिक्ष दिवस के तौर पर मनाने का जो मकसद है प्रधानमंत्री मोदी का या केंद्र सरकार का, वो ना सिर्फ इस दिन को याद करना है या फिर अब आने वाले वक्त में युवाओं में इसको लेकर और ज़्यादा दिलचस्पी बढ़ाने का है। मतलब क्या इसका आप क्या देखते हैं, इसका मतलब क्या देखते हैं? देखिए, इसमें क्या है कि एक हमने एक हिस्ट्री क्रिएट करी। वर्ल्ड में पहली बार हमारा जो हमने सक्सेस इस चीज़ में ली। और ये एक सिंगल इवेंट नहीं था। इसमें हमारा स्पेस रॉकेट, हमारा सैटेलाइट में जो भी टेक्निकलिटीज़ है, जो भी कंप्यूटेशनल स्किल है, मटेरियल का स्किल है, वो सारा कुछ इन्वॉल्व था। प्लस अवर मैन पावर में भी हमारा जो विमेन पावर है वो उसकी बहुत तकड़ा इसमें रोल था। तो ये सारी चीज़ें एक हमारी टेक्निकल एक्सीलेंस की तरफ एक इशारा करती है और वो हमारे युवाओं के लिए एक कहें कि एग्जाम्पल है, क्योंकि आने वाला जो समय है वो टेक्नोलॉजी का है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो कहें कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आए, साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आए, और जो स्पेस साइंस एज ए होल वो एक मतलब अपने आप में आइसोलेटेड फील्ड नहीं है। इट इज़ ए इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जिसमें आपको लाइफ साइंटिस्ट भी चाहिए। अभी हमारा मैन मिशन जाएगा तो उसके लिए पूरी रिसर्च की, आदमी वहाँ जाएगा किस तरीके का अफेक्ट होगा, क्या उसको खाना देना है, क्या उसकी ड्रेस होगी, क्या उसका शेड्यूल वर्कड आउट किया जाए कि उसकी हेल्थ पे कोई एडवर्स इम्पैक्ट ना पड़े, क्या कपड़े होने चाहिए। तो वो सारी चीज़ के लिए आपको लाइफ साइंटिस्ट चाहिए। स्पेस में आप एक मैन मिशन भेज रहे हैं, उनको वापस भी लेके आना है, तो किस तरीके की चैलेंजेस हैं, उसको कैसे आप रिजॉल्व करोगे या उसको कैसे फेस करोगे। वो अगर इस तरीके के चैलेंज आ जाएं तो जो हमारे एस्ट्रोनॉट होंगे वो उस सिचुएशन को कैसे डील करेंगे। ये सारी चीज़ें अगर हम देखें तो इसमें साइंस है, टेक्नोलॉजी है, और वो अलग अलग फील्ड की है। केमिकल साइंस भी है, आप अगर फ्यूल की बात करें, क्योंकि हम फ्यूल जो है, कहाँ हम सॉलिड फ्यूल यूज़ करते थे और अब हम लिक्विड और क्रायोजेनिक पे आ गए हैं, और उसमें भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे फ्यूल को ढूंढा जाए जो मतलब जिसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है ज़्यादा हो, तो सो दैट कि जो हमारा अभी पेलोड है
वो फ्यूल में ज़्यादा लग जाता है, तो हम ज़्यादा वेट जो है अपने पेलोड पे लेके जा सकेंगे, जिसमें कि हमारे सैटेलाइट हो सकते हैं, जैसे 104 की बात थी तो और ज़्यादा, और स्पीड ज़्यादा हो जाए। ये अभी एक जैसे नासा का आपने एग्जांपल दिया था कि वो 3 दिन में पहुंच गए थे, रशिया का भी 3-4 दिन में पहुंच गया था। अभी हमारे को टाइम लगता है, हम दूसरी टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा करते हैं, मतलब है क्योंकि वो लो कॉस्ट है। हाँ। हम जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं वो बड़ी लो कॉस्ट है। एक कहीं कि आपने देखा होगा ना कि बचपन में एक कंकड़ पे धागा बांध के आपने घुमाया है, हाँ। वो धीरे धीरे घूमता है और उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। हाँ। तो वो तरीका हमने इस्तेमाल करा। धरती की ग्रेविटी को यूज कर रहे हैं फिलहाल। धरती की ग्रेविटी को यूज करते हुए हम उसको क्या बोलते हैं, एक्सिलरेट कर रहे हैं, और जब एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जंप कराना है वहाँ बूस्टर है। बिल्कुल। तो सारी चीज़ों ने इतनी चीज़ें परफेक्टली काम करती हैं। अब देखिए कि पूरा जो स्पेस में अगर हम स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करें तो हमारा जो लॉन्चिंग जो रॉकेट्स हैं, PSL भी हो, GSL भी हो, उसकी एफिकेसी प्रूव हो गई है। वी हैव ऑलरेडी केम आउट विद ए निश, इट इज़ ए निश एरिया, कि उसमें कोई फ्लॉ नहीं है। हमने उसको परफेक्ट कर लिया है। हमारा USP बन गई है इंडिया की। हमारा उसके बाद कोई फेलियर नहीं हुआ। जो भी हम जो डिज़ायर डेस्टिनेशन होता है, डिज़ायर्ड जो प्लान होता है, उस पर वो एग्जीक्यूट होता है। तो आप देखिए कि ये एक अब हम क्या टेक्निकल एक्सीलेंस की तरफ नहीं मूव कर रहे। तो जो और शुरुआत कहाँ से हुई थी, जब ऑलरेडी जो रशिया और कहें कि अमेरिका चांद पे पहुंचने वाले थे, उनको तैयारी कर रहे थे, तब हम साइकिल पे अपने रॉकेट लाद के मैं वही उसी तस्वीर की बात कर रहा था, लेके जा रहे थे। थुम्बा में अगर देखें, कोई लगभग 320 सैटेलाइट जो लो ऑर्बिट में भी नहीं, वो सिर्फ क्योंकि एटमॉस्फेरिक साइंस की उस बात हो रही थी, जो हमारे विक्रम साराभाई थे वो एटमॉस्फेरिक लेयर के बारे में स्टडी कर रहे थे, तो उनको कुछ सेंसर और कुछ इक्विपमेंट ऊपर भेजने होते थे। तो अब वो जो रॉकेट थे वो ऑलमोस्ट उसी तरीके के थे जिस तरीके का हमारे दिवाली का रॉकेट होता है। फ्यूल भी, मतलब फ्यूल अलग था, और ऊपर से जो मेटल उसमें था, वो अदरवाइज डिज़ाइन बिल्कुल वैसा ही था। तो वहाँ से हमने इतनी कॉम्प्लिकेटेड जो हमारा जिसको बाहुबली हमने कहा था, जो हमारा चंद्रयान को लेके गया था, वो कितना हैवी पेलोड जो है वो लेके जा सकता है। तो आप सोचिए, और ये उतने ही पीरियड में किया है जितना कि वो लोग उससे आगे अगर बढ़े हैं। तो हमारा कंपैरिजन उसके मुकाबले आप देखिए कि अगर आप रिलेटिवली दोनों चीज़ें की प्रोग्रेस को आप कंपेयर करेंगे, तो हमारे थोड़ा जगह जो है ऊपर बैठती है कि इतनी देर से शुरुआत करी, बट हम ऑलमोस्ट उनके बराबर आ गए। बिल्कुल, वही मैंने कहा कि जब उनका ट्रैक आधा हो गया था, हम तब स्टार्ट कर रहे थे, और आज हम उनकी बराबरी में हैं। कल जो सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें वो कह रहे थे कि चंद्रयान 4 एंड चंद्रयान 5 वो भी क्यू में है, और 2025 में, अगले ही साल। तो इस मिशन के जरिए हम चांद में आगे कहाँ जाना चाह रहे हैं? क्या वो जो बस्तियां बसाने का जो एक सपना है कि चांद पे जाके आप स्टेशंस बनाएंगे, आप अब ह्यूमन कॉलोनीज बसाएंगे, मंगल को लेकर भी इस तरह के सपने देखे गए थे। अंतरिक्ष के इन ग्रहों में, सौर मंडल में, क्या हर एक प्लैनेट अब टूरिस्ट स्पॉट बन जाएगा? क्या उस दिशा की ओर हम बढ़ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसमें आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में, 2-3 सालों में, जब से इंडिया के मतलब चंद्रयान 1 ने पानी की प्रेजेंस वहाँ पे एस्टैब्लिश हुई है, तो बहुत सारे कंट्रीज़ का इंटरेस्ट इसमें बढ़ गया है। तो रीज़न ये है कि जो आपने कहा कि ह्यूमन कॉलोनीज़ बसाना, स्पेस स्टेशन बसाना, वहाँ पे आसान हो गया। अगर पानी मिल जाता है तो आपकी फ्यूल की जो है, हाइड्रोजन और पानी से, ऑक्सीजन से आप अपना व्हीकल चला सकते हैं। पानी है तो ह्यूमन लोग को बसा सकते हैं। और दूसरा, ये जो आइडियल साइट है, साउथ पोल जो है, ये इंटरप्लेनेटरी मिशन के लॉन्चिंग साइट के लिए बड़ा आइडियल है। तो जो आदमी चंद्रमा के ऊपर आने जाने का वक्त कम कर लेगा, ह्यूमन कॉलोनीज बसा लेगा, उसके लिए आगे और चंद्रमा से दूसरे जो इंटरप्लेनेटरी, यानी वहाँ से दूसरे ग्रहों पे जाने के जो वो है, क्योंकि ग्रेविटी कम है उसकी, तो इतना फ्यूल की ज़रूरत नहीं होगी। बहुत सारे एडवांटेजेस हैं वहाँ पे। तो एक और दूसरा, हीलियम की प्रेजेंस वहाँ पे। तो हीलियम की अगर वहाँ पे स्पेस जर्नी कम हो जाए, उसको लाने की यहाँ व्यवस्था हो जाए, तो पूरी एनर्जी की जो प्रॉब्लम है
है वो खत्म हो जाएगी। Exactly. तो इसलिए सडनली बहुत सारे मिनरल्स वहाँ पे हैं। अभी दिक्कत क्या है, प्रेजेंस तो हमने पता कर ली, बट लाएंगे कैसे? बिल्कुल, क्योंकि इतना टाइम लग जाएगा। हाँ, और फिर कितना ला सकते हैं, क्योंकि पेलोड की हमारे पास लिमिटेशन है। तो ये जो अभी जो इसमें जो रिसर्च है वो इसी की है कि उस स्पेस जर्नी के टाइम को कम किया जाए और आपके पास ऐसे व्हीकल हों जो आपको सेफली ले जाए, सेफली वापस ले आए, और पेलोड जो वापस वहाँ से लाना है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। उम्मीद है फ्यूचर में ये करने में कामयाब रहेंगे। हाँ। अभी के लिए जो ठीक है, आपने उपलब्धि हासिल कर ली, 23 अगस्त के दिन को आपने सेलिब्रेट भी कर लिया। इस तरह के इवेंट्स जो होते हैं वो कितने कारगर, कितने इम्पोर्टेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, स्टेट गवर्नमेंट, देश प्रदेश में ये कार्यक्रम चल रहे हैं, तो आप कितना मोटिवेट करते हैं यंगस्टर्स को, खासकर वो लोग जो इस फील्ड में न सिर्फ आना चाहते हैं, बतौर करियर इसे देखते हैं और बतौर इंटरेस्ट ऑफ फील्ड अपना इसे देखते हैं? हाँ, देखिए हम साइंस, नेशनल साइंस डे भी मनाते हैं, नेशनल टेक्नोलॉजी डे भी मनाते हैं, और ये अभी हमारा एक तीसरा जो हुआ है नेशनल अंतरिक्ष स्पेस डे। ये जो साइंस और टेक्नोलॉजी का अमलगमेशन है। स्पेस साइंस में साइंस भी है, टेक्नोलॉजी भी है। ठीक है ना? तो ये एक उसका जो डायरेक्ट रिजल्ट होता है वो हमारे सामने रख रहा है। तो और जो जैसे मैंने कहा कि स्पेस साइंस इंटरडिसिप्लिनरी है, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट इस फील्ड में है। चाहे आप लाइफ साइंटिस्ट हैं, केमिस्ट हैं, बायोलॉजिस्ट हैं, फिजिसिस्ट हैं, न्यूक्लियर फिजिसिस्ट हैं, वो सब की ज़रूरत है आप इस साइंस में, इस स्पेस साइंस में। क्योंकि जैसे अभी मैंने कहा कि हमारा जो विक्रम था, सेक्शंस इसमें, प्रज्ञान था, उसकी शेल लाइफ 14 दिन थी, क्योंकि 14 दिन का दिन और रात होती है चंद्रमा पे। तो उसके बाद वहाँ ठंड हो जाती है, टेम्परेचर इतना कम हो जाता है कि हमारे सारे सेंसर जो हैं वो काम नहीं कर पाए। हमारी जो बैटरी थी वो सोलर उस पर चल रहा था। मान लीजिए हमारे पास न्यूक्लियर बैटरी हो, जो हमने मांगा था वो मना कर दिया जिनके पास है, क्योंकि जो बाद में जो चाइना का शायद गया था उसमें न्यूक्लियर बैटरी है, उसकी शेल लाइफ 1 साल थी। है अभी वो जो काम कर रहा है। वो अगर हमारे पास होता तो हमारा रोवर अभी भी वहाँ पर हमें डाटा हर 15 दिन बाद वो रिवाइव होता और हमें डाटा भेज रहा होता। तो हमारा जो चैलेंजेस है, ये अभी चैलेंजेस है कि लेकिन जो है, जो हमारा सेकंड चंद्रयान जाएगा, मतलब आगे जो 4 और 5, उसमें जो हमारा प्रज्ञान जैसा जो रोवर होगा, वो मतलब कहें कि एटॉमिक बैटरी से पे ऑपरेट करे तो शेल लाइफ बढ़ जाएगी और साथ ही साथ जो डेटा कवर वहाँ से मिलेगा वो काफ़ी ज़्यादा काम आएगा आने वाले वक्त में, फ्यूचर में इस चीज़ को और ज़्यादा अचीव करने के लिए। तो अंतरिक्ष दिवस जो कल मनाया जा रहा है वो न सिर्फ एक यादगार है चंद्रयान के चंद्रमा पर उतरने की, साउथ पोल पर उतरने की, बल्कि साथ ही साथ एक जरिया भी है आने वाले वक्त में इंडिया कितना ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजिकल इस फील्ड में जा सकता है, अंतरिक्ष में, ब्रह्मांड में जा सकता है और कितने नए नए बड़े बड़े मुश्किल आयाम हासिल कर सकता है, स्थापित कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बीके त्यागी, आप हमारे इस खास कार्यक्रम में आए, आपने तमाम जानकारी, तमाम बारीकियां हमारे दर्शकों के साथ साझा की और उम्मीद है कि इस जानकारी के ज़रिए जो हमारे दर्शक, जो खासकर यंगस्टर्स इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो इस फील्ड में अपना करियर आजमाएंगे और इसके प्रति दिलचस्पी उनकी बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज के इस कार्यक्रम में अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।